पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन अब विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। वहीं ब्रिटिश नागरिकता मामले को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। उससे पहले बता दें कि दर्शकों, विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत बात है। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सके। लेकिन विरोध के नाम पर पीएम मोदी को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे पीएम मोदी की लीडरशिप में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ईरान युद्ध को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग भारत की विदेश नीति को फेल बता रहे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी युद्ध में भारत में भी ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन मौजूदा समय में दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कूटनीति सबसे ज्यादा असरदार दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ मोदी विरोध में लगे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए इस भीषण हवाई हमले की निंदा की, आलोचना या फिर खेद व्यक्त किया, जिसके कारण अब भारत सहित पूरी दुनिया में गंभीर आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गई? जवाब है नहीं। क्या मोदी सरकार ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के शीर्ष नेताओं की लगातार हो रही टारगेटेड किलिंग की निंदा, आलोचना या खेद व्यक्त किया? जवाब है नहीं। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है। यही वजह है कि उन्होंने ईरान की काफी फिक्र हो रही है। लेकिन जब इस युद्ध में भारत का कोई लेना देना ही नहीं, तो क्यों भारत ईरान का समर्थन करेगा? इजरायल भी भारत का दोस्त है। इजरायल में हमेशा भारत का साथ दिया है, तो क्यों भारत इजरायल से दोस्ती तोड़ेगा? वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी भारत की रणनीति को सही बताया। पश्चिम एशिया युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ऊर्जा संकट की वजह से दुनिया भर में हाय तौबा मची है। वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। दक्षिण एशियाई देशों को तो ईरान और अमेरिका इजरायली युद्ध की कुछ ज्यादा ही बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में तो गैस और तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की चिंगारी भड़कने लगी है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश होने की वजह से भारत इन समस्याओं से अछूता नहीं। उसके बावजूद भारत ने अब तक जो कूटनीति अपनाई है, उसे मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया में सबसे चतुर बताया जा रहा है। वजह यह है कि पिछले 23-24 दिनों में भारत की कूटनीति वर्तमान हालात में अब तक काफी असरदार साबित हो रही है। वैश्विक ऊर्जा संकट और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की गहन समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष में जो भी कहे, लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में येस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब देश की सबसे पुरानी समाचार एजेंसियों में से एक यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के दफ्तर पर पुलिस की कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारी अर्धसैनिक बलों के साथ रफी मार्ग स्थित यूएनआई के कार्यालय पहुंचे और अदालत के आदेश के बाद वहां खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दफ्तर में मौजूद करीब 50 पत्रकारों और कर्मचारियों को तुरंत परिसर खाली करने के लिए कहा गया। ये भी सामने आया कि कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारियों को जबरन बाहर भी निकाला गया। ये पूरी कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यूएनआई की उस याचिका को खारिज किए जाने के कुछ घंटे बाद हुई जिसमें जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। लेकिन इस घटना के बाद कई वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग, एक्टिविस्ट और खुद को पत्रकार बताने वाले लोग सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने लगे। वहीं कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता श्रीनिवास ने इस स्थिति की तुलना एक तानाशाही व्यवस्था से की और कहा कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बधाई हो, भारत में उत्तर कोरिया पैदा हो गया। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी विरोध में लगे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी उनका साथ नहीं देते। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि केंद्र की सभी एजेंसियों ने देश के सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और यहां तक कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन केरलम के मुख्यमंत्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राहुल के इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी असल में बीजेपी की बी टीम है।
दर्शकों, पीएम मोदी ने भारतीय राजनीतिक में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पवन कुमार चामलिंग ने 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल को मिलाकर 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। यह एक दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो दशकों की निरंतर सार्वजनिक सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। यह उपलब्धि न केवल पीएम मोदी के लंबे राजनीतिक करियर को दर्शाती है, बल्कि देश की राजनीति में उनकी निरंतर पकड़ और प्रभाव को भी उजागर करती है। पीएम मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी और 2014 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार 3 लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में अपनी पार्टी को जीत दिलाई। अपने राजनीतिक सफर में पीएम मोदी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा अनुभव है। ये स्वतंत्र भारत के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। इसके अलावा वे ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने केंद्र में लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए और 4,000 से अधिक दिनों तक पद पर रहकर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में अपना स्थान बनाया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर कहा है कि यह सेवा, कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 8,931 दिनों का सार्वजनिक जीवन देश को सबसे ऊपर रखने वाली सोच, ईमानदार कार्यशैली और हर नागरिक की सेवा के प्रति उनकी निरंतर मेहनत को दिखाता है। ये एक ऐसी विरासत है जो विश्वास और सेवा के दम पर बनी है। अमित शाह ने आगे कहा कि पीएम मोदी के दशकों की सेवा ने एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने आगे कहा कि इस नए भारत के निर्माण के लिए पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे पूरा किया। पिछले 24 सालों में बिना छुट्टी लिए देश की सेवा करना उनके समर्पण को दर्शाता है। दर्शकों, देश हो या दुनिया, पीएम मोदी का हर जगह डंका बजता है। उनकी लोकप्रियता से दुनिया वाकिफ है। इसकी पुष्टि हाल ही में इंस्टाग्राम डेटा से भी हो गई है। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। उनके आसपास दुनिया का कोई भी नेता नहीं है। पीएम मोदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप 44 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। ये डेटा पीएम मोदी की ग्लोबल पहुंच और दुनिया भर के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। ग्लोबल रेटिंग वगैरह में भी पीएम मोदी अक्सर टॉप पर ही रहते हैं। भारत में भी पीएम मोदी और दूसरे नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। अगर केवल भारत की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ही नंबर आता है, जिनके 16.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बाद राहुल गांधी हैं, जो पीएम मोदी से काफी पीछे हैं। राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर 12.8 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं और वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी इन दिनों देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं उन पर दोहरी नागरिकता रखने के जो आरोप लगे हैं, उस पर कोर्ट ने नया ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को शामिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई को सार्वजनिक न करके चेंबर में आयोजित करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल 2026 तय की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। मामले की गोपनीयता को बनाए रखने पर सुनवाई चेंबर में की गई, जहां गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रिकॉर्ड लेकर हाजिर हुए। ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिकता छिपाने और दोहरी नागरिकता रखने के आरोप लगाते हुए बीएनएस, पासपोर्ट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और विदेशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की है। याची ने लखनऊ की स्पेशल एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
अदालत ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा तय करने का क्षेत्राधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि मामले में शामिल गृह मंत्रालय के दस्तावेज अति गोपनीय हैं, इसीलिए सुनवाई खुले कोर्ट में न होकर चेंबर में की जाए और न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई चेंबर में की। मतलब साफ है कि इस केस को लेकर केंद्र सरकार के पास ऐसा सबूत है जिससे ये मामला काफी गंभीर हो गया है और यही वजह है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है। इस बार के सुनवाई के दौरान से सबसे बड़ी खबर यह आई है कि गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और सहायक सेक्शन ऑफिसर प्रणव राय संबंधित रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अंडर सेक्रेटरी को वापस लौटा दिया। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाने की मांग को इसीलिए स्वीकार किया ताकि सरकार अपना पक्ष रख सके और आवश्यक हलफनामा दाखिल कर सके। वहीं राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि इस गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी अहम माना है। जज ने यह साफ कहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद हैं उन्हें कोर्ट के सामने रखा जा सके। ये मामला काफी समय से चर्चा में है, जिसमें याची का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से अब कोर्ट में जवाब दाखिल होने की उम्मीद है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि गृह मंत्रालय अपने हलफनामे में क्या लिखता है। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य का क्या हाल कर दिया है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के 58,500 करोड़ रुपए से 3,500 से ज्यादा करोड़ रुपए कम है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट का आकार घटा दिया गया। पिछले वर्ष जहां बजट 58,000 करोड़ से ज्यादा था, वहीं इसे इस साल घटाकर 54,000 कर दिया गया है। ये लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए की कटौती यहाँ पर की गई है। ये कटौती महज संख्यात्मक नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की गंभीर बीमारी का प्रतीक भी है। बजट का कम होना केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि ये राज्य की आर्थिक स्थिति की गंभीरता का भी संकेत है। आमतौर पर राज्यों का बजट हर साल बढ़ता है क्योंकि विकास कार्य, महंगाई और जनसंख्या की जरूरतें बढ़ती हैं। हालांकि यहाँ पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में उल्टा हुआ है, यानी सरकार के पास खर्च करने के लिए संसाधन कम पड़ गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने वेतन में 50%, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में 30%, विधायकों के वेतन में 20% की कटौती की घोषणा की है। ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के वेतन का 3%, मुख्य सचिव, CSS, PS और DGP स्तर के अधिकारियों का 30% तथा अन्य उत्तराधिकारियों का 20% वेतन अगले 6 महीनों के लिए स्थगित किया गया है। वार्ड निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सलाहकारों के वेतन में भी 20% कटौती होगी। ग्रुप सी और डी कर्मचारी तथा पेंशन भोगी इससे अछूते रहेंगे, लेकिन न्यायपालिका से भी सहयोग की अपील की गई है। ये फैसला वित्तीय अनुशासन के नाम पर लिया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस सरकार की चुनावी फ्रीबीज के जाल और कुप्रबंधन ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया है। कमाई के स्रोत सूख गए हैं जबकि खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक राज्य का हाल नहीं है बल्कि कांग्रेस शासित कर्नाटक भी इसी रास्ते पर चल रहा है। दर्शकों, कांग्रेस ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए भारी भरकम वादे जरूर किए थे, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, किसानों को MSC और बागवानी को बढ़ावा देना शामिल था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन वादों को जनहित का नाम देकर लागू जरूर किया, लेकिन इनकी लागत राज्य की क्षमता से कई ही ज्यादा थी। OPS की बहाली अकेले 1,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जो करीब 1,36,00,000 कर्मचारियों को लाभ देती है। महिलाओं के भत्ते, मुफ्त बिजली और अन्य सब्सिडी ने राजस्व व्यय को आसमान छू लिया है। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। कुल कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ब्याज अदायगी अकेले 13
रुपए प्रति 100 रुपए व्यय में जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज का ये कहना है कि ये कर्जा लेकर घी पीने वाली नीति है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी मॉडल, हिमाचल प्रदेश की खस्ता हालत, प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कर्मचारियों को वेतन देना भी एक चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें